हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आई इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला को करते हैं। आज अभ्यास में थर्सडे है और आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का जो प्रश्न है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड है और मुद्रास्फीति में जो आरबीआई है उसके नियंत्रण में की रोल प्ले करती है। इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न यह है कि एग्जामिन द पॉलिसी टूल्स अवेलेबल टू द आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन विद इन द टॉलरेबल लिमिट्स, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको एक निश्चित सीमा तक कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास जो पॉलिसी टूल्स हैं उनको एग्जामिन कीजिए। ऑल्सो हाईलाइट द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन कर्बिंग इन्फ्लेशन। इसके साथ साथ आप यह भी बताइए कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करने के लिए जो मौद्रिक नीति है आरबीआई की उसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। तो इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में सिंपली आपको इन्फ्लेशन को डिफाइन करना होगा कि आप इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं और इन्फ्लेशन का टॉलरेबल लिमिट क्या हो सकता है, या जो ऑब्जेक्टिव है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का वो क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फो आपके पास है तो आप उसको दे दीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देते हैं। आप सिंपली बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है। जनरल प्राइस लेवल जब हाइक होता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेट पर काम करने का, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वो अथॉरिटी है जो ये कंट्रोल करेगी। अंडर आरबीआई एक्ट, आरबीआई हैज टू रिटेन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% प्लस माइनस 2% पॉइंट्स। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आरबीआई को क्या मेंटेन करना है, 4% का इन्फ्लेशन टारगेट, जिसमें 2 ऊपर या 2 नीचे भी हो सकता है, यानी कि 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इतना आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो आरबीआई इसी के विभिन्न टूल्स के थ्रू इस इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करने का प्रयास करती है। आज की डेट में लगभग लगभग जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर है। ठीक है, तो अब आते हैं आरबीआई के पास क्या टूल्स अवेलेबल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के जो टूल्स हैं उन टूल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स लास्ट में करते हैं, पहले क्वांटिटेटिव टूल्स कर देते हैं। जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसमें कई सारे टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, और सीआरआर, एसएलआर, ये जो भी आप रेट सुन रहे हैं वो सब क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। तो इनके थ्रू भी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। देखिए, इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या होता है और इसके थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सिंपली हम आपको इसमें, चूंकि ये मेंस का है तो जाहिर सी बात है आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे आइडिया है, इतना मैं मान के चलो, तो इसलिए मैं इसके बेसिक डेफिनेशंस पर नहीं जा रहा हूँ, यद्यपि मैंने ये लिख दिया है पूरा। ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो भी रेट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमने रेपो रेट की बात करी, रिवर्स रेपो रेट की बात करी, इसके बाद सीआरआर की बात है और उसके बाद में एसएलआर है। ये सारे रेट्स हैं। ठीक है, देखिए, इन सब रेट्स के थ्रू आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी, जो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, और सप्लाई ऑफ मनी कहां करेगी आरबीआई, आरबीआई जो है वो करेगी बैंक के पास, क्योंकि हमको तो सीधे पब्लिक को किससे पैसा मिलता है, बैंक से। ठीक है, तो आरबीआई को अगर मार्केट में पैसा डालना है तो वो बैंक के पास पैसा डालेगी, और अगर मार्केट से पैसा कम करना है तो वो बैंक से पैसा ले लेगी। अब ये जो रेट्स हैं, जो भी रेट्स हैं, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, रिवर्स रेपो रेपो रेट हो, कुछ भी हो, ये वो रेट्स हैं जिनके बढ़ाने या घटाने से आरबीआई बैंक के पास जो कैश होता है, जो पैसा होता है, उसको या तो बढ़ा रही होती है या तो कम कर रही होती है। ठीक है, तो अगर बैंक के पास पैसा कम हो गया तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक में मनी को, सप्लाई को कम कर देगी, और अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया तो
वो लोन सस्ते करके लोगों के पास ज्यादा पैसा भेज देगी। तो वास्तव में अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और अगर मार्केट में पैसा कम है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो आरबीआई की पूरी मैकेनिज्म किस पर काम कर रही है? बैंक के थ्रू मार्केट में पैसा बढ़ाने पर या कम करने पर। जैसे आज के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या कंट्रोल करेगी? आरबीआई डिफरेंट रेट्स को बढ़ा देगी। जब रेट्स को बढ़ाएगी तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा, और जब बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो बैंक उस पैसे को जनता में डिस्ट्रीब्यूट एज अ फॉर्म ऑफ लोन कम करेगा। ठीक है, तो जब पैसा कम पड़ जाएगा मार्केट में तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये मोटा तौर पर आइडिया दिया मैंने आपको, बाकी आप सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चूंकि हम इतने रेट्स को समझाएं और उसको लिखें, इतना लंबा लिखने के लिए ना तो आपके पास समय होगा, ना ही आंसर में आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। हालांकि मैंने इसमें लिख कर दिया है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो तरीका जिससे आरबीआई कंट्रोल करती है क्वांटिटेटिव मेथड्स में। इसमें एक और है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो होता है जब आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको सीधे पब्लिक को खरीदने और बेचने लगती है। तो अगर पब्लिक को मनी दिया जा रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सीधे मार्केट से पैसा गायब कर दिया जाएगा, मार्केट में पैसा डाल दिया जाएगा। ये भी एक तरीका है मार्केट से मार्केट में मनी के सप्लाई को। देखिए पूरा मैकेनिज्म क्या है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिवा क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है, जैसे मॉरल सुएशन होता है, फिक्सिंग मार्जिनल मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, और इसके साथ साथ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है। ये सब आपने प्री में पढ़ रखा होगा। तो ये वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कंट्रोल करते हो मनी सप्लाई को। जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट वगैरह करके, कि जिन लोगों को जरूरत है उन्हीं चीजों पे, जिस सेक्टर को प्रमोट करना उस सेक्टर के लिए क्रेडिट सस्ता करना, और जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए क्रेडिट को महंगा करना। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी, और इसी तरीके से मॉरल सुएशन भी। तो आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऐसा करेगी। अब इसकी लिमिटेशन, जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात यह है कि आरबीआई की पॉलिसी पूरे तरीके से खुद नहीं होती, वो बैंक पर डिपेंड होती है। तो बैंक्स कितना कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना वो मैनेज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, सारे पॉलिसी रेट्स मार्केट से लिंक नहीं होते हैं। ठीक है, कि पॉलिसी रेट चेंज हुआ तो तुरंत मार्केट पर असर पड़ेगा। तीसरी खास बात क्या है कि इन्फ्लेशन कई बार कॉस्ट पुश भी होता है। देखिए इन्फ्लेशन दो तरीके का है। ठीक है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप रेट कम करके, जो मार्केट में सप्लाई कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सप्लाई शॉक्स हैं, जैसे कि आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो अब सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप कितना भी कंट्रोल कर लें दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे अभी वर्तमान समय में टमाटर के दाम देख रहे हैं, तो चूंकि मौसम इतना खराब हुआ, प्रोडक्शन इतना खराब हुआ, सप्लाई नहीं हो पा रही, तो अब इसके लिए आप इसके दाम को कंट्रोल अचानक से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सप्लाई शॉक्स जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आरबीआई के टूल्स उतने काम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन है भारत में। लोग बैंकिंग सर्विसेज और बैंक से उतना डिपेंड नहीं है जितना आप दुनिया में ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखेंगे। तो अगर आप उस पर डिपेंड नहीं तो उसके रेट्स में चेंज करने का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा भी नहीं। तो ये वो चीजें हो गई। इसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने में जो दूसरा बड़ा रोल प्ले करती है वो है फिस्कल पॉलिसी, जो बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई लेकिन फिस्कल पॉलिसी कुछ और चीजों को फैसिलिटेट कर दे रही है। तो अगर दोनों के बीच में सिंक नहीं है तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, उसको आप रेट्स चेंज करके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टूल्स, कमियां और तरीके, सब चीजों को डिस्कस करिए, फिर कंक्लूड कर दीजिए कि आरबीआई वास्तव में पूरे तरीके से फोकस करता है डिमांड साइड पर। ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों साइड पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ, तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक बहुत आसान चीज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। तो आज यही एक क्वेश्चन मैंने किया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा आपके अटेम्प्ट के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पिछले शायद लास्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज ये करंट से रिलेटेड इकोनॉमी का मुद्दा है। आज
सॉरी कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब हमें तीसरा टर्म मिलेगा तो दुनिया की तीसरी टॉप इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया, यानी इंडिया को हम टॉप 3 में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, इसकी आलोचना करते हुए पी चिदम्बरम, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पिछले यूपीए गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि जो जीडीपी है उसके बेस पर अगर आप प्रॉस्पेरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं या ग्रोथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो गलत है। बजाय इसके आपको पर कैपिटा इनकम पर कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, ये दोनों या इन दोनों में से कोई सही रिप्रेजेंटेशन करता है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं, और अगर नहीं करता है तो हमारे पास सही तरीके क्या है, सही मेजरमेंट्स क्या हैं जिससे हम ये आइडिया लगा सके कि क्या हमारे देश में वास्तविक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे सिनेरियो में, जब आप जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं तो आप देखेंगे तो आप 100+ इकोनॉमी में आएंगे जब आप पर कैपिटा इनकम के बेस पर देखेंगे। लेकिन इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्लस क्या ये वास्तव में दोनों ही जीडीपी, दोनों या दोनों में से कोई ही जीडीपी का कैलकुलेट, जीडीपी के सॉरी आपका वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में कैलकुलेशन कराने के वक्त सही आकलन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये भी देखना होगा। तो बस ये क्वेश्चन आपको लिखने का प्रयास करना है। इसका हमने आपको काफी हद तक हिंट दे दिया जिससे आपको आइडिया रहे कि आपको क्या लिखना है। ढूंढिएगा, पढ़िएगा और लिखिएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।